नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्माकोस 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4, जो कि है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर का कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन लास्ट लेक्चर में देखा था। तो उस क्लासिफिकेशन में जो भी ड्रग्स हमने देखे थे, जितने भी कैटेगरीज थे, उनमें जो ड्रग्स हमने देखे थे, उन ड्रग्स की फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट, डोज, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ड्रग है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ये एक एनास्थेटिक एजेंट है जो कि गैसेस के फॉर्म में होता है और इन्हेलेशन के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है पेशेंट को। तो नाइट्रस ऑक्साइड किस तरीके से काम करता है, इसके इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरीके से काम करता है। नाइट्रस ऑक्साइड जब किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्टर कराते हैं तो उस टाइम पे पेशेंट की बॉडी में एंटर होके नाइट्रस ऑक्साइड किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से एनेस्थेशिया जनरेट करता है पेशेंट की बॉडी में, इसके बारे में देखेंगे। तो इसी को हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। When नाइट्रस ऑक्साइड इनहेल्ड बाय द पेशेंट, जब नाइट्रस ऑक्साइड कोई भी पेशेंट इनहेल करता है उस टाइम पे क्या होता है, इट अफेक्ट्स द NMDA रिसेप्टर, दैट इज द एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर ऑफ ग्लूटामेट। हमारे बॉडी में ग्लूटामेट प्रेजेंट होता है। ग्लूटामेट ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। हमारे बॉडी में ये न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। तो ये जो ग्लूटामेट होता है, इसके कुछ रिसेप्टार्स होते हैं। उनमें से ये जो NMDA रिसेप्टार्स है, जिनको हम एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टार बोलते हैं, ये जो NMDA रिसेप्टार है, इन पे ये नाइट्रस ऑक्साइड अफेक्ट करता है, इन पे अपनी एक्शन दिखाता है। जब नाइट्रस ऑक्साइड इन रिसेप्टार पे अफेक्ट करता है तो उस टाइम पे क्या होता है, दिस आर द प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ह्यूमन ब्रेन। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो ग्लूटामेट है, ये प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। मतलब जो एक्साइटेशन की एक्टिविटी होती है हमारे बॉडी में, ये ग्लूटामेट इस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होती है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ह्यूमन ब्रेन का। कौन सा, ग्लूटामेट। नाइट्रस ऑक्साइड अफेक्ट दिस रिसेप्टर। तो ये जो ग्लूटामेट के रिसेप्टर होते हैं, NMDA रिसेप्टर, इन पे ये नाइट्रस ऑक्साइड अपना इफेक्ट शो करता है, जिससे क्या होता है, डिक्रीज ब्रेन एक्टिविटी। ये जो ग्लूटामेट है, ये क्या है, ये प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसी के ये NMDA रिसेप्टर होते हैं। तो NMDA रिसेप्टर पे क्या करते होंगे, एक्साइटेटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते होंगे। पर उन NMDA रिसेप्टर पे ये नाइट्रस ऑक्साइड जाके बाइंड होता है, उन पे इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है उन NMDA रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और ब्रेन की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाने की वजह से फिर वहाँ पर एनेस्थेशिया इंड्यूस होता है, जो भी सेंसेशन है वो लॉस हो जाते हैं। इस तरीके से ये नाइट्रस ऑक्साइड काम करता है ह्यूमन बॉडी में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो सबसे पहले इंडिकेशन देख लेते हैं। इंडिकेशन मतलब ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसके यूज़ क्या क्या है, ये कौन कौन सी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है एज एनेस्थेटिक एजेंट। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ये एनेस्थेशिया प्रोड्यूस करता है, तो एज एनेस्थेटिक एजेंट्स करके इसको यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग में भी नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। जो भी फूड है उसको ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रखने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो जल्दी, इसके लिए नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है फूड में। देन नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ रॉकेट फ्यूल्स। तो रॉकेट फ्यूल्स में भी ये यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है ऑक्सीडेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये ऑक्सीडेशन कॉज करता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडेशन कॉज करता है, इसीलिए इसको एज अ ऑक्सीडेंट करके भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ इंडिकेशन हो गए नाइट्रस ऑक्साइड के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन
मतलब नाइट्रस ऑक्साइड किस कंडीशन में हम पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, पेशेंट किस कंडीशन में ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये नहीं एडमिनिस्टर कर सकता, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है न्यूमोथोरैक्स। तो न्यूमोथोरैक्स मतलब क्या होता है, जब किसी भी पेशेंट के लंग में अगर लीकेज है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस लीकेज के थ्रू जो भी एयर होती है लंग्स में, वो उस लीकेज के थ्रू लंग्स के और चेस्ट वॉल के बिटवीन में जमा होने लगती है, जिसकी वजह से लंग्स पे प्रेशर पड़ता है और उनका जो साइज़ है वो रिड्यूस होता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। इस कंडीशन में नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन। बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब इंटेस्टाइन का जो पाथवे है उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो उस कंडीशन में भी नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है मिडल ईयर सर्जरी। तो मिडल ईयर सर्जरी के ड्यूरिंग भी नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रेटिनल सर्जरी। रेटिनल सर्जरी के टाइम भी नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए नाइट्रस ऑक्साइड के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे साइड इफ़ेक्ट्स और डोज। नाइट्रस ऑक्साइड के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, डिजीनेस। डिजीनेस मतलब चक्कर आना। डिसओरिएंटेशन, तो डिसओरिएंटेशन ये एक साइड इफ़ेक्ट होता है। लॉस ऑफ बैलेंस, बैलेंस लॉस कर देता है पेशेंट। इम्पेयर्ड मेमोरी, कुछ भी याद नहीं रहता प्रॉपरली, ये एक साइड इफ़ेक्ट होता है। वीकनेस, तो इस तरीके से ये नाइट्रस ऑक्साइड के साइड इफ़ेक्ट हो गए। देन डोज इसका देखेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड का डोज होता है 70% नाइट्रस ऑक्साइड प्लस 30% ऑक्सीजन थ्रू इनहेलेशन। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसमें 70% नाइट्रस ऑक्साइड होता है और 30% ऑक्सीजन होता है। ये कॉम्बिनेशन जो है वो पेशेंट को दिया जाता है इनहेलेशन के थ्रू। तो इस तरीके से डोज दिया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो ये हमने यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में देख लिया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हैलोथेन। हैलोथेन ये क्या है, ये भी एक एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में होता है। ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये भी इनहेलेशन के थ्रू ही दिया जाता है पेशेंट को। तो इसके मैकेनिज्म देखेंगे, मतलब ये किस तरीके से काम करता है पेशेंट की बॉडी में एंटर होने के बाद, उसके बारे में देखेंगे। तो हैलोथेन बाइंड विद द गाबा ए रिसेप्टर्स। हैलोथेन जो है ये जब भी किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दिया जाता है तो उस टाइम पे हैलोथेन जो भी पेशेंट है उसके जो गाबा ए रिसेप्टर्स होते हैं, उनके बॉडी में जो भी गाबा ए रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जाके बाइंड हो जाता है। और गाबा ए रिसेप्टर्स क्या होते हैं, गाबा ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। हमने ग्लूटामेट देखा, वो भी न्यूरोट्रांसमीटर है पर वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और उस कंडीशन में नाइट्रस ऑक्साइड क्या कर रहा था, उस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर को जाके बाइंड होके उसकी एक्टिविटी कम कर रहा था, जिसकी वजह से एनेस्थीसिया इंड्यूस हो रहा था। यहाँ पर ये जो हैलोथेन है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर से जाके बाइंड हो रहा है। गाबा ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो गाबा ए रिसेप्टर्स मेनली कंट्रोल इनहिबिटरी सिग्नल्स ऑफ सीएनएस। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, गाबा ए रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या कंट्रोल करते हैं, इनहिबिटरी सिग्नल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारे सीएनएस है उसके इनहिबिटरी सिग्नल्स जो है वो गाबा ए रिसेप्टर्स कंट्रोल करते हैं। हैलोथेन एक्टिवेट गाबा रिसेप्टर्स। तो हैलोथेन क्या करता है, यहाँ पर एक्टिवेट करता है। ये जो गाबा रिसेप्टर्स है इनको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो भी इनहिबिटरी सिग्नल्स है, जो भी इनहिबिटरी एक्शन है सीएनएस की, वो इंक्रीज हो जाए। कॉज न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन। तो गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाने की वजह से, एक्टिवेट हो जाने की वजह से वहाँ पर न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन कॉज होता है। हाइपरपोलराइजेशन होता है वहाँ पर, मतलब जो भी न्यूरॉन्स है उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम होने की वजह से लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ न्यूरोनल सिग्नलिंग। तो फिर क्या होता है, न्यूरोनल सिग्नलिंग की जो भी एक्टिविटी होती है वो इनहिबिट हो जाती है, न्यूरॉन्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ एनेस्थेटिक इफेक्ट। तो हमें जो भी सेंसेशन फील होता है, तो सेंसेशन फील होता है किसकी वजह से होता है, न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। पर यहाँ पर जो गाबा रिसेप्टर है उनको एक्टिवेट करने की वजह से हमारे न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। हाइपरपोलराइजेशन होता है, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। एक्टिविटी कम होने की वजह से फिर वहाँ पर एनेस्थेटिक इफेक्ट जो है वो स्टार्ट होता है, एनेस्थेटिक इफेक्ट इनिशिएट होता है। तो इस तरीके से हैलोथेन ये काम करता है पेशेंट की बॉडी में, इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे
इसके इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में सबसे पहले इंडिकेशन देख लेते हैं। इसके यूज़ क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला है ब्रोंकोडायलेटर। तो हैलोथेन ये ब्रोंकोडायलेटर की तरह यूज़ किया जाता है। ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए हैलोथेन का यूज़ किया जाता है इस कंडीशन में। देन नेक्स्ट है पोटेंट एनेस्थेटिक। तो जैसे कि हमने अभी देखा ये एनेस्थेशिया इंड्यूस करता है, तो ये एक पोटेंट एनेस्थेटिक करके भी यूज़ किया जाता है। यूटेराइन रिलैक्सेशन, जो यूटेराइन होता है, यूटेराइन के रिलैक्सेशन के लिए भी हैलोथेन का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है स्केलेटल मसल्स रिलैक्स। हमारे स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी हैलोथेन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये इंडिकेशंस होते हैं हैलोथेन के। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में हम हैलोथेन का यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है लीवर डिसफंक्शनिंग। तो लीवर डिसफंक्शनिंग मतलब अगर लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, लीवर अपने फंक्शंस प्रॉपरली नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लीवर डिसफंक्शनिंग। तो लीवर डिसफंक्शनिंग इस कंडीशन में हैलोथेन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। अगर लीवर प्रॉपरली उसके फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में हैलोथेन यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है लीवर डिसीज़। अगर किसी भी पेशेंट में कोई लीवर से रिलेटेड डिसीज़ है, डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को हम हैलोथेन नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है हाइपोवोलेमिक। हाइपोवोलेमिक मतलब क्या होता है, जब किसी भी पेशेंट के बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, चाहे वो वाटर का हो या फिर ब्लड का हो। फ्लूइड लॉस जब बहुत ज़्यादा होता है किसी भी पेशेंट के बॉडी से, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोवोलेमिक। इस कंडीशन में भी किसी भी पेशेंट को हम हैलोथेन नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है सीवियर कार्डियक डिसीज़। अगर हार्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है किसी भी पेशेंट में, तो उस कंडीशन में भी हैलोथेन का यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। हैलोथेन के साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे। सबसे पहला है फीवर। फीवर आता है जॉन्डिस, मतलब यहाँ पर बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो हमारे लीवर से ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है। देन नेक्स्ट है हिपैटिक नेक्रोसिस। हिपैटिक नेक्रोसिस मतलब जो लीवर के सेल्स होते हैं उनकी डेथ होती है, तो इसको हम बोलते हैं हिपैटिक नेक्रोसिस। देन नेक्स्ट है हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर। देन नेक्स्ट है ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया मतलब हार्ट रेट भी लो होना। तो इस तरीके से ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हैलोथेन के। देन डोज होता है हैलोथेन का 2 to 4% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में 2 to 4% हैलोथेन ऐड करके इन्हेलेशन के थ्रू पेशेंट को दिया जाता है। तो इस तरीके से ये डोज होता है हैलोथेन का। देन नेक्स्ट है थियोपेंटल सोडियम। तो थियोपेंटल सोडियम ये इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है, जो कि एक फास्ट एक्टिंग ड्रग है। फास्ट एक्टिंग ड्रग मतलब ये बहुत जल्दी एनेस्थेशिया इंड्यूस करता है, बहुत जल्दी उसकी एक्शन दिखाता है, इसीलिए इसको फास्ट एक्टिंग ड्रग्स इस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है और ये इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। तो ये किस तरीके से काम करता है, इसकी सबसे पहले मैकेनिज्म देखेंगे। थियोपेंटल सोडियम बाइंड विद द साइट एसोसिएटेड विद Cl- आयंस एट द गाबा ए रिसेप्टर। तो थियोपेंटल सोडियम ये क्या करता है, ये बाइंड होता है किसके साथ, साइट एसोसिएटेड विद Cl- आयंस एट द गाबा ए रिसेप्टर। तो गाबा ए रिसेप्टर में एक साइट होती है जो कि किससे एसोसिएटेड होती है, Cl- आयन से एसोसिएटेड होती है। तो उस साइट से जाके थियोपेंटल सोडियम बाइंड हो जाता है। जो Cl- आयन की साइट होती है, जो भी Cl- आयन से एसोसिएटेड साइट होती है, उससे जाके ये जो थियोपेंटल सोडियम है ये बाइंड हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, आफ्टर बाइंडिंग इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच Cl- आयंस आर ओपन। तो थियोपेंटल सोडियम जब बाइंड होता है उन रिसेप्टार्स के साथ, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, जो भी Cl- आयंस के चैनल्स होते हैं उनके ओपनिंग का टाइम जो है वो इंक्रीज कर देता है। मतलब जो भी चैनल्स होते हैं Cl- आयंस के वो ज़्यादा देर तक ओपन रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंडक्शन ऑफ Cl- आयंस कॉज न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन। तो चैनल ज़्यादा देर तक ओपन रहने की वजह से जो भी Cl- आयंस है वो ज़्यादा अमाउंट में कंडक्ट होते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसकी वजह से क्या होता है, न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन, मतलब न्यूरॉन्स की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है फिर, कॉज इनहिबिशन ऑफ न्यूरोनल सिग्नलिंग। तो न्यूरोनल सिग्नलिंग जो है वो इनहिबिट हो जाती है, मतलब न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिव नहीं रहते और वहाँ पर एनेस्थेशिया इंड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से
थियोपेंटल सोडियम काम करता है, ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन। थियोपेंटल सोडियम के यूजेस देख लेते हैं सबसे पहले। तो एज अ जनरल एनेस्थेशिया करके ये यूज़ किया जाता है, जो कि हमने अभी देखा ये किस तरीके से एनेस्थेशिया इंड्यूस करता है। तो देन नेक्स्ट है कन्वल्जन। कन्वल्जन मतलब रैपिड मूवमेंट होती है हमारे बॉडी के, जो कि अनकंट्रोलेबल होती है। ये भी ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो इसको हम कन्वल्जन बोलते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी थियोपेंटल सोडियम यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है रिड्यूस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्राक्रैनियल प्रेशर मतलब अगर हमारे हेड पे कोई भी इंजरी लगी हो या फिर किसी अदर रीज़न की वजह से, जैसे कि ब्रेन डिसऑर्डर हो गया, तो उस वजह से हमारे जो स्कल होता है, जो क्रैनियम होता है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए भी थियोपेंटल सोडियम का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये इंडिकेशन हो गए थियोपेंटल सोडियम के। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कौन सी कंडीशन में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है लीवर डिसीज़। अगर किसी पेशेंट में लीवर डिसीज़ है तो उस कंडीशन में ये यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है हार्ट डिसीज़। हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ है तो उस कंडीशन में भी थियोपेंटल सोडियम का यूज़ नहीं कर सकते। ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स है कोई, तो उस कंडीशन में भी थियोपेंटल सोडियम का यूज़ नहीं कर सकते। पोरफायरिया ये ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन में एक पोरफायरिन करके केमिकल होता है जो कि हीम प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पोरफायरिया में ये जो पोरफायरिन है तो इसका अमाउंट बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम पोरफायरिया बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी थियोपेंटल सोडियम का यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे साइड इफ़ेक्ट्स। थियोपेंटल सोडियम के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? ड्रॉजीनेस, मतलब नींद आना, दिन के समय भी नींद आना, उसको हम बोलते हैं ड्रॉजीनेस। नेक्स्ट है वीक ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं लेना। देन नेक्स्ट है स्लो हार्ट, यहाँ पर रेट चाहिए, स्लो हार्ट रेट, तो हार्ट रेट स्लो हो जाती है। चिल्स मतलब ठंडी लगती है। कफ आता है, खांसी आती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं थियोपेंटल सोडियम के। इसका डोज कितना होता है? 0.5 to 1.5 mg पर kg इंट्रावेनस रूट से ये दिया जाता है। तो ये हो गया इसका डोज। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बेंजोडायजेपम। तो बेंजोडायजेपम ये भी इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है, पर ये स्लो एक्टिंग ड्रग है, ये धीरे धीरे एक्ट करता है, धीरे धीरे अपनी एक्शन शो करता है। तो बेंजोडायजेपम में एग्जाम्पल है डायजेपम, ये मेडिसिन है, डायजेपम का यूज किया जाता है। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे, इसमें डायजेपम, बेंजोडायजेपम ये कैटेगरी है, इसमें डायजेपम ये ड्रग आता है। डायजेपम, लोराजेपम इस तरीके के ड्रग इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। तो इसके मैकेनिज्म देखेंगे ये किस तरीके से काम करते हैं करके। तो बेंजोडायजेपिन इनहैंस द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। बेंजोडायजेपिन क्या करता है? इनहैंस करता है, मतलब इंक्रीज करता है एक्टिविटी किसकी? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है हमारी बॉडी में? गाबा, जो हमने अभी देखा, जो कि हैलोथेन और थियोपेंटल सोडियम उसी को एक्टिवेट करते हैं, उसी के रिसेप्टर से जाके बाइंड होते हैं और इस तरीके से एनेस्थीसिया इंड्यूस करते हैं। बेंजोडायजेपम भी सेम तरीके से काम करता है। ये भी जो भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? बेंजोडायजेपिन इंटरैक्ट विद गाबा रिसेप्टर। तो गाबा रिसेप्टर से ये इंटरैक्ट करता है। स्टार्टिंग में ही हमने देखा ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को इन्हांस करता है। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? गाबा। तो गाबा रिसेप्टर से ये बेंजोडायजेपिन्स इंटरैक्ट करते हैं, बाइंड होते हैं, इन्हांस द एक्टिविटी ऑफ Cl- आयंस एट गाबा रिसेप्टर। तो ये भी थियोपेंटल सोडियम की तरह जो भी Cl- आयंस है उनकी एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होता है। हाइपरपोलराइजेशन हुआ तो मतलब क्या हुआ? जो भी न्यूरॉन्स है उनकी एक्टिविटी कम हो गई, डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से फिर डिक्रीज न्यूरोनल सिग्नलिंग। न्यूरॉन्स जो है वो प्रॉपरली सिग्नल्स एक दूसरे को नहीं भेज पाते, उनके जो सिग्नलिंग की प्रोसेस होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर एनेस्थेशिया इंड्यूस हो जाता है। जो भी सेंसेशन है वो पूरी तरीके से लॉस हो जाते हैं। इस तरीके से बेंजोडायजेपिन जो है वो वर्क करता है, ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब यूज। तो सबसे पहला है एंजाइटी। इस कंडीशन में बेंजोडायजेपिन्स का यूज किया जाता है। मसल स्पाज,
अगर मसल्स में मरोड़ आ गई है तो उस कंडीशन में भी बेंजोडाइजेपिन्स का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है सीजर्स। सीजर्स मतलब जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है वो अगर हाइपर एक्साइटेड हो गए, उनकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उस कंडीशन में सीजर्स आते हैं। तो इन सीजर्स को भी ट्रीट करने के लिए बेंजोडाइजेपिन्स का यूज़ किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हो गए। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कौन से कंडीशंस में हम बेंजोडाइजेपिन का यूज़ नहीं कर सकते, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है लो अल्ब्यूमिन। अगर हमारे बॉडी में अल्ब्यूमिन की लेवल कम है तो उस कंडीशन में बेंजोडाइजेपिन का यूज़ नहीं कर सकते। ड्रग एब्यूज़। अगर कोई नार्कोटिक ड्रग है, साइकोट्रोपिक ड्रग है या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करने वाले ड्रग्स लेने की अगर किसी पेशेंट को आदत है, वो एडिक्टेड है, तो उस कंडीशन में भी ये जो बेंजोडाइजेपिन है ये नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है डिप्रेशन। डिप्रेशन की कंडीशन में बेंजोडाइजेपिन यूज़ नहीं कर सकते। ग्लूकोमा। ग्लूकोमा ये एक आइस की कंडीशन है, इस कंडीशन में भी बेंजोडाइजेपिन का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे इसके। तो साइड इफ़ेक्ट्स सबसे पहला है ड्रॉजीनेस, मतलब दिन के समय में भी नींद आना, तो इसको हम ड्रॉजीनेस बोलते हैं। कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न होना ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। प्रॉब्लम्स इन कंट्रोलिंग मूवमेंट्स, तो मूवमेंट कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होना, तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स है किसके, बेंजोडाइजेपिन के। इसका डोज और रूट यहाँ पर हमें दिया गया है। डोज होता है 10 mg और ओरल रूट से ये 10 mg जो है वो ओरल रूट से दिया जाता है, पर ये जो एनेस्थीसिया है ये इंट्रावेनस रूट से मेनली दिया जाता है पेशेंट को। तो इस तरीके से ये बेंजोडाइजेपिन के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई। देन नेक्स्ट है ओपोइड एनाल्जेसिक्स। तो ओपोइड एनाल्जेसिक्स ये क्या होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। ओपोइड एनाल्जेसिक ये एक कैटेगरी है जो कि स्लो एक्टिंग ड्रग्स में ही आती है। इसका एग्जाम्पल है फेंटानिल। फेंटानिल ये ड्रग है जो कि ओपोइड एनाल्जेसिक इस कैटेगरी में इंक्लूड होता है। तो ये जो ड्रग है ये भी इंट्रावेनस रूट से ही दिया जाता है। तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से काम करता है। फेंटानिल इज एन पोटेंट एनाल्जेसिक। तो फेंटानिल ये एक पोटेंट एनाल्जेसिक है। ये क्या करता है, इट बाइंड विद द माइक्रो ओपोइड रिसेप्टर। तो ये माइक्रो ओपोइड्स रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है। ये जो ओपोइड रिसेप्टर्स है इनकी एक्टिविटी किससे एसोसिएटेड होती है, हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन्स है या फिर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनसे एसोसिएटेड होती है ओपोइड रिसेप्टर्स की एक्टिविटी। तो ये जो फेंटानिल है ये ओपोइड रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है। तो ओपोइड रिसेप्टर से बाइंड होता है मतलब ये क्या करता है, वहाँ पर हाइपरपोलराइजेशन कॉज करता है, सेलुलर हाइपरपोलराइजेशन कॉज करता है। तो इसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो रही है। इनहिबिट द एक्शन पोटेंशियल, जो भी एक्शन पोटेंशियल है उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से फिर एनाल्जेसिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से ये ओपोइड एनाल्जेसिक काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूज़ एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इसके यूज़ है, सबसे पहला है सर्जरी। तो सर्जरी के टाइम, कोई भी सर्जरी हो उसके टाइम पे इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। ओपोइड एनाल्जेसिक्स का यूज़ किया जाता है एज एनाल्जेसिक, मतलब पेन को रिड्यूस करने के लिए भी ओपोइड एनाल्जेसिक्स का यूज़ किया जाता है। एज एनेस्थेटिक, सेंसेशन लॉस करने के लिए भी ओपोइड एनाल्जेसिक्स का यूज़ किया जाता है। सेंसेशन लॉस करने के लिए या फिर कॉन्शियसनेस को लॉस करने के लिए जो है वो ओपोइड एनाल्जेसिक्स का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इसके यूज़ हो गए। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है रेस्पायरेटरी डिप्रेशन। अगर रेस्पायरेटरी डिप्रेशन हो, रेस्पायरेशन में प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में ओपोइड एनाल्जेसिक्स का यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है सीओपीडी। सीओपीडी ये भी लंग्स के रिलेटेड डिसऑर्डर है। सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इस कंडीशन में भी ओपोइड एनाल्जेसिक्स का यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है अस्थमा। ये भी लंग्स के रिलेटेड कंडीशन होती है, तो अस्थमा इस कंडीशन में भी ओपोइड एनाल्जेसिक्स का यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है ड्रॉजीनेस, मतलब दिन के समय नींद आना। कन्फ्यूज़न होता है, नॉजिया होता है, वोमिटिंग होती है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। इसका डोज होता है 20 माइक्रोग्राम पर केजी इंट्रावेनस रूट से, इतना इसका डोज होता है। तो इस तरीके से ये होते हैं ओपोइड एनाल्जेसिक। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स के बारे में। डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स ये भी एक कैटेगरी है जो कि स्लो एक्टिंग ड्रग्स इस कैटेगरी में इंक्लूड होती है। इसका एग्जाम्पल है केटामाइन। तो ये केटामाइन किस तरीके से काम करता है
किस तरीके से एनेस्थीसिया इंड्यूस करता है उसके बारे में देखेंगे, मतलब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। केटामाइन बाइंड विथ एनएमडीए रिसेप्टर। अब एनएमडीए रिसेप्टर क्या है, हमने सबसे स्टार्टिंग में ही देखा था। कौन इस पे एक्ट कर रहा था, नाइट्रस ऑक्साइड एक्ट कर रहा था। एनएमडीए रिसेप्टर किसके रिसेप्टर है, ग्लूटामेट के रिसेप्टर, जो कि एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इन एनएमडीए रिसेप्टर से जाके ये केटामाइन बाइंड करता है और उसको क्या करता है, इनहिबिट द रिसेप्टर। इन एनएमडीए रिसेप्टर को वो इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होती, जिसकी वजह से जो भी न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल पास ही नहीं कर पाती, वो इनएक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पर एनेस्थीसिया इंड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से ये केटामाइन काम करता है। तो मतलब यहाँ पर हमने जितने भी ड्रग्स देखे जनरल एनेस्थीसिया की क्लासिफिकेशन में, जितने भी हमने ड्रग्स देखे, तो वो एक तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी एक्टिविटी डिक्रीज कर रहे थे, या फिर जो भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी एक्टिविटी इंक्रीज कर रहे थे। मतलब यहाँ पर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी एक्शन से दिखा रहे हैं। जितने भी एनेस्थेटिक्स ड्रग देखे हमने वो सारे क्या कर रहे थे, या तो एक्साइटेटरी या फिर इनहिबिटरी एक्शन से दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये केटामाइन क्या करता है, ये एनएमडीए रिसेप्टर से बाइंड होता है, रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होती और एनेस्थीसिया वहाँ पर इंड्यूस हो जाता है। इस तरीके से केटामाइन ये काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूजेस। ये किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, एज अ एनेस्थेटिक, मतलब एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेन मैनेजमेंट में पेन को रिड्यूस करने के लिए केटामाइन का यूज़ किया जाता है। एनाल्जेसिया मतलब यही पेन को रिड्यूस करने के लिए ये डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स का यूज़ किया जाता है। ब्रोंकोस्पाज मतलब जो ब्रोंकाई के मसल्स होते हैं उनमें अगर मरोड़ आई है तो उस कंडीशन में उसको ट्रीट करने के लिए डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स का यूज़ किया जाता है। ये जो केटामाइन है इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इसके कुछ यूजेस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, सबसे पहला है हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। इस कंडीशन में हम केटामाइन का यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है ट्रैकीकार्डिया मतलब हाई हार्ट रेट बढ़ जाना। तो इस कंडीशन में भी केटामाइन का यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है कार्डियक इस्चेमिया। तो कार्डियक इस्चेमिया इस कंडीशन में भी केटामाइन का यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है, ड्रॉजीनेस मतलब नींद आना, डबल विज़न मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके दो इमेज दिखना। तो इस तरीके से डबल विज़न भी कॉज कर सकता है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं केटामाइन के। नॉजिया, वोमिटिंग, तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। इसका डोज होता है 1 to 2 mg/kg इंट्रावेनस रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने जनरल एनेस्थेटिक्स के पूरा जो क्लासिफिकेशन था उसमें जितने भी ड्रग्स हमने देखे थे वो सारे यहाँ पर देख लिए हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।